दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आज एक बार फिर आपके समक्ष बात करने वाले हैं यूपी डीएलएड प्रथम सेमेस्टर बैच 2022 पर। दोस्त लगातार आपके साथ डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के दौरान अनवरत आपके समक्ष 1 से 2 वीडियो पर डे प्रोवाइड किया जा रहा है। आप सभी से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए आज की इस वीडियो में हम आपसे चर्चा करेंगे हिंदी, ठीक है। हिंदी पर अनवरत चैप्टर नंबर 5 की शुरुआत आपके बीच में हो रही है। बिल्कुल अगर देखा जाए हिंदी से लेकर एजुकेशन फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, मैथमेटिक्स, यह 3 से 4 लेक्चर आपके बीच में पर डे प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। अच्छा, यहां देख पा रहे हैं लिखा गया है आप सभी के लिए डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के हैंड रिटन नोट्स मेरे पास उपलब्ध हैं। अगर आप सभी को उसकी जरूरत पड़ती है तो बिल्कुल मैं आप सभी से कहना चाहूंगा, आप सभी के लिए मामूली सी शुल्क रखी गई है 150 रुपए, जो कि यहां आप देख पा रहे हैं डीएलएड प्रथम सेमेस्टर की सभी सब्जेक्ट की हस्तलिखित नोट्स मात्र 150 रुपए में। बिल्कुल मैं आप सभी से कहना चाहूंगा, अगर आपको प्रथम सेमेस्टर की संपूर्ण हस्तलिखित नोट्स की जरूरत पड़ रही है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां पर जाइए, आप मामूली सी शुल्क 150 रुपए का पेमेंट करके तत्काल उस प्राइवेट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको सारे सब्जेक्ट के नोट्स वहां पर उपलब्ध हैं। अगर चाहते हैं आप अपनी तैयारी को और बेहतर बनाना तो बिल्कुल आप सभी के लिए यह नोट्स कहीं ना कहीं रामबाण का काम करेगी। हमने आपसे कहा है आगामी 4 महीने में आपके इस सिलेबस को, यानी 4 महीने का मतलब जब से आपका सेमेस्टर प्रारंभ हुआ है तब से आगामी 4 महीने तक, ठीक है, आपके यानी जो आपके सेमेस्टर जैसे 6 महीने का आपका सेमेस्टर होता है, 4 महीने में हम आपके सिलेबस को समाप्त करेंगे। उस 4 महीने के बाद जो आगामी आपका 2 महीना बचता है वह 2 महीना परीक्षा की दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। अच्छा, 2 महीने क्यों महत्वपूर्ण होगा? चूंकि हमने आपसे कहा है उसी प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पर आप सभी के लिए प्रथम सेमेस्टर के जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर हैं और प्रीवियस ईयर पेपर के साथ जितने भी आपके मॉडल पेपर बन रहे हैं, ओनली वन सिर्फ प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पर जो है प्रोवाइड किया जाएगा, जो आप मामूली सी शुल्क 150 रुपए में पेड किए हैं, ठीक है। अगर आपको अपनी तैयारी को, बिल्कुल हम बार बार कहते हैं, अगर आपको अपनी तैयारी को बेहतर बनाना है, आप सभी के लिए एक विकल्प है कि आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, बाकी अदरवाइज आपकी इच्छाएं हैं, ठीक है। अभी तक आपने बहुत सारी बुकों को परचेस किया है, बहुत सारी किताबों को खरीदा है, इस तरह की चीजें आपने बहुत किया है। आप एक बार अगर आप डीएलएड कर रहे हैं, डीएलएड करने की दृष्टि से एक बार आप इस नोट्स को लीजिए और नोट्स से पढ़िए। हमने आपसे चैलेंज किया है, अगर आपको जितनी क्लासें यहां से प्रोवाइड की जा रही हैं, टोटल क्लासें अगर आप वॉच करते हैं तो मैंने आपसे कहा है कि भैया आपको 95% नंबर दिलाने से कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा कि 95% नंबर मेरे कहने से नहीं आ जाएगा, ठीक है। आपको पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। इस वजह से हम बार बार आपसे कह रहे हैं, अगर आपको नोट्स संबंधी किसी भी प्रकार की समस्या हो रही है तो आपको जो है संपर्क माध्यम दिया गया है 94 52 33 10 53 पर आप अपनी बातों को कर सकते हैं। आप अगर देखा जाए तो बिल्कुल अगर हो सके तो आप व्हाट्सएप मैसेज डाल दीजिए, आपके मैसेज का समय रहते हुए जो है रिप्लाई दिया जाता है। आज का जो टॉपिक आपके समक्ष स्टार्ट हो रहा है, देखिए बहुत सारे चैनल वाले होंगे, विराम चिन्ह का जब आपको वॉच कराते हैं या पढ़ाते हैं तो विराम चिन्ह को अगर देखा जाए तो 2-3 लेक्चर में देते हैं, ठीक है। यह चीजें आपने देखा होगा, लेकिन हम आपको 2-3 लेक्चर नहीं देंगे। हमने आपसे कहा है हिंदी का जो आपका चैप्टर है, टोटल जितना आपका सिलेबस बन रहा है, ठीक है, वह 10 से 12 लेक्चर में समाप्त करेंगे। आज आपके बीच में चैप्टर नंबर 5 की शुरुआत हो रही है, हमें लगता है कि 5-6 लेक्चर आपके बीच में गया है, ठीक है। बहुत ज्यादा इसमें कुछ है नहीं, टोटल हम आपको बहुत ज्यादा से ज्यादा 15 लेक्चर में पूरी हिंदी को समाप्त करेंगे। विराम चिन्ह मीन्स आप सभी को पता है, विराम चिन्ह मींस होता है रुकना, ठीक है। आप जब भी किसी चीज को पढ़ते हैं वहां पर विराम चिन्ह का प्रयोग बार बार किया जाता है। अगर विराम चिन्ह का प्रयोग न किया जाए उसके अर्थ में अनर्थ हो जाता है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको पता है। अगर आपने बीएससी किया है तो संभवतः कुछ इस चीजों से जो है रूबरू नहीं होंगे, लेकिन हमने आपसे कहा है आप बीएससी किए हैं, बीए किए हैं, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। हम सभी को, चाहे आप कमजोर छात्र हो, चाहे आप अपने आप में स्ट्रांग लेवल के हो, सभी को हम साथ में लेके चलेंगे, ठीक है। हम किसी पर्सनल को लेके नहीं चल रहे हैं मेरे दोस्त। मैं फिर से आपसे कहूंगा कि विराम चिन्ह का जो लेक्चर है, एक लेक्चर में आपका समाप्त होगा। टोटल आपके विराम चिन्ह कितने होते हैं और विराम चिन्ह का प्रयोग हम कहां करते हैं, कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग कहां होता है, पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक, ये सारे जो आपके
विराम चिन्ह होते हैं, सभी का प्रयोग किस प्रकार से करते हैं, इन सारी चीजों पर आज की इस वीडियो में चर्चा किया जाएगा। मैं निवेदन करना चाहूंगा, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम आपको सीधे तौर पर ले चलते हैं विराम चिन्ह पर, जो मोबाइल के स्क्रीन पर जहां से सारी चीजें आपको खुद ब खुद नजर आती हैं। तो दोस्तों अब आ चुके हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पर, जहां से आप देख पा रहे हैं चैप्टर नंबर 5 की शुरुआत आज की इस वीडियो से हो रही है। देखिए सबसे पहले हम आपसे चर्चा करेंगे, चैप्टर नंबर 5 का नाम है विराम चिन्ह। सबसे पहली चीज आपके बीच में आती है कि आखिरकार विराम चिन्ह हम कहते किसे हैं। देखिए अगर विराम चिन्ह की बात किया जाए, आप सभी अपने आसपास सुनते होंगे कि भैया आप वहाँ विराम ले लीजिए। ठीक है, विराम का मतलब होता है, अगर देखा जाए विराम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है तो आप कहेंगे ठहराव या रुकना। ठीक है, आगे कहा जा रहा है विराम का अर्थ सिर्फ रुकना ही नहीं वरन वाक्य में अर्थगत स्पष्ट लाना भी होता है। बिल्कुल हमने आपसे पहले भी बताया कि अगर विराम चिन्ह का प्रयोग आप शब्द में नहीं कर पा रहे हैं, जैसे यह वाक्य पूरा शब्द आपके बीच में लिखा जा रहा है, अगर इसमें आप विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो इसके अर्थ में अनर्थ जरूर उत्पन्न होता है। अभी कैसे होता है आगे आपको स्पष्ट होगा। ठीक है, आप सबसे पहली चीज यह समझने का प्रयास कीजिएगा, विराम चिन्ह का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह ठहराव या रुकना होता है। ठीक है, आगे आपसे कहा जा रहा है विराम चिन्ह का महत्व क्या हो सकता है। देखिए सबसे पहली चीज आपके बीच में दी जा रही है, रोको मत जाने दो। ठीक है, आप इनके अर्थ से समझने का प्रयास करेंगे। तीनों चीजें एक ही लिखी गई, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। ठीक है, तीनों चीजें स्पष्ट रूप से लिखी गई। अब इन तीनों चीजों के अर्थ को समझने का प्रयास आप करिएगा। ठीक है, सबसे पहली चीज आप देख पा रहे हैं, रोको मत जाने दो। आपसे कहा जा रहा है, देखिए यह नोट्स कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत कारगर साबित होगी। अगर आपको प्राप्त करना है तो बिल्कुल आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिएगा। ठीक है, आपसे कहा जा रहा है रोको मत जाने दो। इस वाक्य में आदेश जाने का है यह स्पष्ट नहीं है। ठीक है, यह स्पष्ट नहीं है, आप देख पा रहे हैं। यानी यह जो रोको मत जाने दो यह वाक्य लिखा गया है, इसमें आपसे जाने के लिए कहा जा रहा है, यह भी स्पष्ट नहीं है। ठीक है, आगे यहां देखिए दूसरे नंबर पर आप देख पा रहे हैं, अब इसमें कॉमा लगा हुआ है, अभी इसमें आपकी विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया था। ठीक है, अब नीचे देखिए लिखा जा रहा है रोको मत जाने दो, इसमें कॉमा का प्रयोग किया गया है, रोको मत जाने दो। ठीक है, यहां आपसे स्पष्ट किया गया है कि अल्प विराम लगने से रुकने का आदेश है। यानी जब आपका अल्प विराम का चिन्ह लग जा रहा है तो इससे स्पष्ट हो रहा है, इसमें आपसे क्या कहा जा रहा है, रोको मत जाने दो। यानी आपसे स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है कि भैया आप रुक जाइए, जाइए मत यहां से। ठीक है, अब नीचे आप देखिए लिखा जा रहा है रोको मत जाने दो। आप जब भी इस तरह के शब्द आपके बीच में आए तो आप पहले अच्छे से उसे बोलने का प्रयास करें। ठीक है, जब आप बोलने का प्रयास करेंगे तो सारी चीजें खुद ब खुद स्पष्ट होती हुई चली जाएंगी। ठीक है, देखा जा रहा है रोको मत जाने दो, इसमें अल्प विराम लगने से जाने का आदेश है। आपसे कहा जा रहा है रोको मत, ठीक है, जाने दो। आप बोलकर सारी चीजें समझ सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि बातें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है, चलिए आगे। विराम चिन्ह मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। देखिए विराम चिन्ह मुख्यतः आपके 12 प्रकार के होते हैं, जिसमें सभी के विराम चिन्ह और उसके सामने जो है आपके बीच में दिया जा रहा है, सभी के विराम चिन्ह और उस विराम चिन्ह का सिंबल सभी चीज दिए गए हैं। ठीक है, देखिए आपके बीच में पहला विराम चिन्ह आ रहा है पूर्ण विराम, दूसरा आ रहा है अल्प विराम और तीसरा आपके बीच में आ रहा है अर्ध विराम, चौथा प्रश्नवाचक विस्मयादिबोधक निर्देशक, इसे हम डैश भी कहते हैं। ठीक है, 7 नंबर में देख पा रहे हैं योजक और अगला आपके बीच में आ रहा है अवतरण या उद्धरण चिन्ह, कोष्ठक, विवरण और हंस पद। ठीक है, 12 प्रकार के हैं, 12 प्रकार के हैं फिलहाल, लेकिन 11 प्रकार आपके सिलेबस में रखे गए हैं। 11 प्रकार को आप समझने का प्रयास करिएगा। देखिए मैं आपसे कहना चाहूंगा विराम चिन्ह आपके यूपी टेट लेवल तक भी पूछा जाता है। आपके विगत यूपी टेट पेपर आप उठा के देखेंगे तो 1 से 2 नंबर विराम चिन्ह से पूछे जाते हैं, इसलिए अभी से आप इसे स्पष्ट करते हुए चलिएगा। बिल्कुल सेम आपके यूपी टेट लेवल को भी ध्यान में इसमें रखा गया है। चलिए आगे, अब आपके बीच में जैसे आपने 11 प्रकार के देख लिए विराम चिन्ह को, अब एक एक विराम चिन्ह को आप स्पष्ट करते हुए चलिएगा। पहला आपके बीच में आता है पूर्ण विराम। ठीक है, पूर्ण विराम आप समझ सकते हैं, सारी चीजें इसमें कही जा रही हैं कि सभी प्रकार के वाक्य के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। बिल्कुल हमने आपसे कहा है विराम चिन्ह का प्रयोग अगर आप नहीं कर रहे हैं उसके अर्थ में अनर्थ उत्पन्न होता है। जैसे जहां पूर्ण विराम का प्रयोग करने की बात है, इसका सिंबल आप देख पा रहे, एक खड़ी पाई आपके बीच में खींच दी जाती है। ठीक है,
अगर पूर्ण विराम का प्रयोग आप नहीं कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कहाँ आपको रुकना है, कहाँ क्या करना है, ये सारी चीज़ें उसमें पता नहीं चल पाती। कहा जा रहा है सभी प्रकार के वाक्य के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। वाक्य चाहे लंबा हो, छोटा हो, सरल हो या मिश्र हो, उसके अंत में पूर्ण विराम ही लगता है। ठीक है, महेश खाना खा रहा है, देखिए पूर्ण विराम लगा। पिताजी दफ्तर जा रहे हैं, यहाँ भी पूर्ण विराम लगा। यानी आपसे कहा जा रहा है चाहे वाक्य छोटा हो या बड़ा हो, ठीक है, लंबा हो, छोटा हो, कोई चीज़ हो, सरल वाक्य हो, सरल हो, मिश्र हो, कुछ भी हो, इसके अंत में जो है पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला आप देख पा रहे हैं, आपके बीच में जूम करने का प्रयास। उसके बाद आता है अल्प विराम। अल्प विराम का चिन्ह आप बहुत करते हैं। अब अल्प विराम का जो मेन मकसद होता है, देखिए लिखा जा रहा है जब एक ही तरह के दो या दो से अधिक वाक्य हैं, जैसे राम, श्याम, सीता, गीता, इस तरह के अगर नाम आपके बीच में आ रहे हैं तो उसमें आप करते क्या है, राम को लिखने के बाद ऐसे डैश लगा देते, उसके बाद सीता लिख देते हैं, सीता को लिखने के बाद लक्ष्मण, जैसे राम लक्ष्मण सीता इस तरह से लिख सकते हैं, या राम सीता लक्ष्मण इस तरह से। यानी किसी भी नाम के जब भी नाम आप सीरियल बाय लिख रहे हैं तो उसके बीच में आप इस तरह का कॉमा लगाते हुए या अल्प विराम लगाते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए आगे देख पा रहे हैं, आपके बीच में आ रहा है, ठीक है, देखिए आपके बीच में अल्प विराम, इसमें आप स्पष्ट रूप से समझ पा रहे हैं, सारी चीज़ें आपके बीच में आ रही हैं कि जब एक तरह के दो या दो से अधिक शब्द, वाक्य या उसके साथ आए तो उसके बीच में अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अच्छा यहाँ देखिए हमने कहा आपसे जब भी किसी चीज़ का नाम आ रहा है या नाम के बाद जैसे कोई बाजार का नाम आ रहा है, कोई शहर का नाम आ रहा है, अगर आप शहर का नाम लगातार लिख रहे हैं, ठीक है, तो उसके बीच में जो है कॉमा का प्रयोग आप अनवरत करते हुए चलेंगे। यहाँ स्पष्ट कहा जा रहा है राधा, राधा, मोहन कहा जा रहा है, मोहन के बीच में आपने डैश कॉमा लगाया, कमला कहा जा रहा है। ठीक, अब यहाँ विमला, विमला बाजार जाएगी। ठीक है, और यहाँ सारी चीजें आप देख पा रहे हैं, राधा, मोहन, कमला, ये तीनों आपके बीच में बाजार जा रहे हैं, लेकिन ऐसे तो लिख नहीं सकते कि राधा, मोहन, कमला और विमला बाजार जा रही हैं। ठीक है, आप सभी के बीच में कॉमा लगाते हुए चलेंगे। चलिए आगे आपके बीच में आ रहा है, देखिए यहाँ लिखा जा रहा है कि दो उपवाक्य को अलग करने के लिए, बिल्कुल यहाँ देख पा रहे हैं जैसे कोई उपवाक्य आ रहा है तो उसे अलग करने के लिए भी कॉमा का प्रयोग किया जाता है या अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ देखिए, तुम बैठो, मैं अभी आई, ईश्वर सबका मालिक है, वह मेरा भी रक्षा करेगा। यहाँ कहा जा रहा है तुम बैठो, जैसे आपने ऊपर देखा, यहाँ देखिए, सॉरी दूसरे पेज में चला गया, जैसे आपने देखा वहां कहा जा रहा है रोको मत जाने दो, और एक कहा जा रहा है रोको मत जाने दो। ठीक है, वहां भी आपने देखा कॉमा का प्रयोग किया गया था। सेम वही चीजें यहां भी कहा जा रहा है आपसे। मोहन ने जो है, मोहन ने रीना से कुछ बात कही परंतु रीना नहीं मानी। अच्छा यहाँ देखिए ऊपर गया, दो आप वाक्यों को, तुम बैठो, यहाँ देखिए बीच में लगा, कह रहा है तुम बैठो, मैं अभी आया, वो कह रहा है तुम बैठो, मैं अभी आया। ठीक, और यहाँ ईश्वर सबका मालिक है, वह मेरी भी रक्षा करेगा। इस तरह के प्रयोग में या दो उपवाक्यों को अलग करने के लिए आपको जो है अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। आगे आप देखिए लिखा जा रहा है, यहाँ भी नोट करके, यहाँ नोट लिखना चाहिए था बट त्रुटियां हुई, समझने का प्रयास करेंगे। इसलिए किंतु, परंतु, यद्यपि, सॉरी तथापि से प्रारंभ होने वाले उपवाक्य से पहले मोहन ने रीना से कुछ बात कही परंतु, जैसे किंतु अगर आपके बीच में आ रहा है तो किंतु को पहले आप लगाएंगे कॉमा, परंतु आपके बीच में आ रहा है तो उसके पहले आप लगाएंगे कॉमा, इसलिए आ रहा है तो उसके पहले भी आप कॉमा का प्रयोग करेंगे। ठीक है, मोहन ने रीना से कुछ बात कही परंतु रीना नहीं मानी, मैं बीमार था इसलिए न आ सका। जैसे आपने देखा होगा कि लोग कहते हैं मैं बीमार था, ठीक है, मैं बीमार था इसलिए नहीं आ सका। जब वो इसलिए का प्रयोग करते हैं तो इसलिए के पहले हमें जाहिर सी बात है इस कॉमा का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, आज के समय में त्रुटियां लोग बहुत करते हैं, लेकिन अगर आप एक भविष्य के भावी शिक्षक हैं तो मेरे दोस्त आपको त्रुटियां करने की जरूरत नहीं है। आप अभी से उस कदर पढ़ाई को जारी करिए ताकि आपकी जो परीक्षा आए उस परीक्षा में ये सारी चीजें आपको धुआं धुआं लगे। चलिए आगे आपके बीच में आ रहा है अर्धविराम। ठीक है, सेम इसकी भी कंडीशंस यही होती है। यहां कहा जा रहा है जब अल्प विराम से अधिक तथा पूर्ण विराम से कम समय के लिए रुकना हो तो विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किसके? अर्धविराम का। यानी आपसे कहा जा रहा है जब अल्प विराम से अधिक, यानी अल्प विराम आपने देखा अल्प विराम से अधिक तथा पूर्ण विराम से कम के समय में रुकने का प्रयोग किया जाए तो यहां किया जाता है किसका प्रयोग? जो है अर्धविराम का।
कविता ने बहुत प्रयत्न किए। जैसे आपने देखा कविता ने बहुत प्रयत्न किए परंतु सफल ना हो सके। अब यहाँ देखिए किंतु परंतु शब्द आ गया, यहाँ आप कॉमा का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, या अल्प विराम का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन एक चीज का आप विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, ठीक है, एक चीज का विशेष तौर आप परीक्षा की दृष्टि से आप पेपर को हल करिएगा, ठीक है, परीक्षा में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा रहा है आप इसे भी बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखेंगे। दोनों आपको नहीं पूछे जाएंगे। जैसे यहाँ पूछ लिया गया कि कविता ने बहुत प्रयत्न किए परंतु सफल ना हो सके। अब यहाँ आप सोचिए अल्प विराम भी आ जाए, अर्ध विराम भी आ जाए, तो इस तरह का नहीं होगा, दोनों में से एक ही आपके बीच में आएगा। अगर यह सिंबल दिया जा रहा है तब तो हो सकता है अल्प विराम और अर्धविराम दोनों पूछ लिया जाए। लेकिन अगर सिंबल नहीं दिया जा रहा है, सिर्फ अर्धविराम आपसे पूछा जा रहा है, तो अल्प विराम उस बीच में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। ये चीजें आपको समझ में आई कि नहीं? यानी आप साफ साफ समझिएगा अल्प विराम और अर्धविराम दोनों एक साथ आपसे नहीं पूछे जा सकते। चलिए हाँ, अब आगे हम बात करते हैं प्रश्नवाचक पर। प्रश्नवाचक का प्रयोग आप प्रश्न पूछने के लिए करते हैं, ये सारी चीजें आपको पता है। देखिए इसमें कहा जा रहा है इस चिन्ह का प्रयोग प्रश्न पूछने वाले वाक्य के अंत में लगाया जाता। तुम क्या कर रहे हो, जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि तुम क्या कर रहे हो, उसके बीच में आप प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। नीचे आप ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, यहाँ आप जो है एक बिंदी लगा देंगे, ठीक है। प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग हो सकता है, ठीक है। रवि तुम कब आ रहे हो, ठीक है, या देखिए यहाँ आ रही हो ये गलत हो गया है, ठीक है। रवि तुम कब आ रहे हो, सीता तुम कब जा रही हो, इस तरह की बातें आपसे पूछी जा सकती हैं। यानी इसमें जब भी आप किसी से कोई प्रश्न पूछते हैं तो आप प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। सिंबल आप देख पा रहे हैं, ठीक है। अगर आप इस तरह के, जैसे आपने पूछ लिया कि तुम क्या कर रहे हो, यह भी आपसे पूछा गया, ठीक है, और अगर आप लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया तो वाक्य आपका गलत हो जाएगा, ठीक। और आपकी परीक्षा में अगर इस विराम चिन्ह से क्वेश्चन आता है तो बिल्कुल विराम चिन्ह को आप ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे, क्योंकि भैया विराम चिन्ह से क्वेश्चन है, अगर विराम चिन्ह का प्रयोग आप नहीं कर रहे हैं तो वह पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका गलत हो जाए, भले ही आपने बिल्कुल फैक्ट लिखा हो, बिल्कुल अच्छा लिखा हो, ठीक है। चलिए ये चीजें आपको समझ में आई। विस्मयवाचक यानी आपको इसमें आश्चर्य उत्पन्न हो जाता, अरे राम हो राम, ठीक है, इस तरह की बातें आती है। जैसे यहाँ कहा जा रहा है विस्मय, आश्चर्य, हर्ष, घृणा आदि, दुख आदि का बोध कराने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। वाह तुम कितनी सुंदर हो, ठीक है, यहाँ कहा जा रहा है वाह, ठीक है, वाह तुम कितनी सुंदर हो, और कहा जा रहा है काश मैं उसे देख पाता, ठीक है। इसमें देखिए वाह के बाद विस्मय, यहाँ सिंबल आप देखिए, ठीक है, यहाँ एक बिंदी खींचिए, एक उसके नीचे एक पाई खींचिए और पाई के नीचे आप बिंदी दीजिए, ये आपका जो है सिंबल हो गया, ठीक है। चलिए आगे आपसे कहा जा रहा है वाह तुम कितनी सुंदर हो। देखिए यहाँ एक विस्मयवाचक चिन्ह का प्रयोग, वह एक विस्मय उत्पन्न कर रहा है कि वह कितनी सुंदर है, ठीक है। आगे आपसे कहा जा रहा है काश मैं उसे देख पाता, फिर यहाँ वह एक उम्मीद जता रहा है कि काश उसे मैं देख पाता। आह उसे कितनी पीड़ा हो रही है, ठीक है। जब कभी किसी को चोट लगता है या कुछ होता है तो लोग उसमें अपनी दर्द को जताते हैं, वो कहते हैं कि वो जो है आह उसे कितनी दर्द हो रहा है, ठीक है। ये सारी चीजें आप समझ पा रहे हैं, यानी आपको विस्मय उत्पन्न करना है। विस्मय आप किस प्रकार से उत्पन्न करते हैं, आश्चर्य उत्पन्न करना है, ये सारी चीजें आप खुद अपने दैनिक जीवन में उपयोग कर पा रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे हम आपसे बात करते हैं। देखिए अगला आपके बीच में आ रहा है योजक चिन्ह, ठीक है। योजक या विभाजक चिन्ह, इसका प्रयोग आप कहां करते हैं? देखिए अगर इसकी हम बात करें तो दो शब्दों को जोड़ने के लिए योजक का प्रयोग करते हैं। जैसे आप कभी कभी कुछ चीज भूल जाते हैं, ठीक है, तो आप उसके बीच में इस तरह के डैश का प्रयोग कर देते हैं। जैसे भारत जो है भारत रत्न, ठीक है, भारत रत्न अगर देखा जाए, भारत रत्न एक पुरस्कार होता है, भारत रत्न के बीच में इस डैश का प्रयोग किया जाता है या योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। देखिए हाँ योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यहाँ भी देखिए निर्देशक या डैश, इसका भी सेम। देखिए एक चीज का भी विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है, यह योजक चिन्ह जो होता है यह बिल्कुल छोटा होता है, यह और डैश का इससे बड़ा होता है, विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि दोनों के सिंबल एक ही जैसे हैं, कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, ठीक है। इस वजह से सारी चीजें आप स्पष्ट करते हुए चलिएगा, ठीक है। इसका प्रयोग जब भी आप योजक या विभाजक का प्रयोग कर रहे हैं तो बिल्कुल छोटा करेंगे, और जब आप निर्देशक का प्रयोग कर रहे हैं तो थोड़ा सा आप बड़ा कर दीजिएगा।
सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। भैया अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। और हाँ, मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर आपको इस PDF की ज़रूरत पड़ रही है, लग रहा है कि नहीं यह PDF हमारे लिए महत्वपूर्ण है, तो लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप 150 रुपये का पेमेंट करके प्राइवेट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। हम आपसे कहे हैं कि आगामी 4 महीने में आपके सिलेबस को समाप्त करेंगे और आगामी 4 महीने के बाद जो आपका नेक्स्ट 2 महीने बचता है, उस 2 महीने में प्राइवेट टेलीग्राम चैनल जो आप ज्वाइन कर रहे हैं उस पर आपकी परीक्षा की दृष्टि से प्रीवियस ईयर पेपर और प्रीवियस ईयर पेपर के बाद मॉडल पेपर भी उपलब्ध कराया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, चलिए यहाँ लिखा जा रहा है 2 शब्दों को जोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, भारत रत्न, सुख दुख, देश विदेश। अगर इसका प्रयोग आप कर रहे हैं तो इसके बीच में आप योजक या विभाजक चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए आगे आप निर्देशक का आप देख पा रहे हैं। निर्देशक का सिंबल देखिए आपके समक्ष। वाक्यों तथा वाक्यांशों तथा वाक्यों के बीच में इसका प्रयोग निम्न स्थितियों में किया जाता है। यह योजक चिन्ह से थोड़ा बड़ा होता है, हमने आपसे पहले भी बताया। सेम चीजें हम आपको पहले बता देते हैं, ठीक है, ताकि आपको कहीं किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। चलिए आगे आपसे कहा जा रहा है माताजी बच्चों को, ठीक है, माताजी बच्चों सब यहाँ तो आयो। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है, इसमें आपसे माताजी कह रहे हैं अपने बच्चों से। ठीक है, देखिए कहा जा रहा है माताजी कह रहे हैं, माताजी कह रही हैं बच्चों तुम सब यहाँ आओ। कौन कह रहा है? माताजी। इसके बीच में डैश का प्रयोग हुआ कि नहीं हुआ, या निर्देशक का प्रयोग हुआ कि नहीं हुआ? हमने कहा आपसे यह जो है विभाजक से थोड़ा बड़ा होता है, ये सारी चीज़ें हमने आपको पहले बताया। यहाँ आपसे कहा जा रहा है तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा। यह नारा किसने दिया था? यह नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। देखिए यहाँ भी निर्देशक का प्रयोग हुआ कि नहीं हुआ? आप कहेंगे हुआ है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि बातें आपको समझ में आ रही हैं। चलिए उद्धरण चिन्ह का प्रयोग आप किस प्रकार से करते हैं? उद्धरण चिन्ह का प्रयोग देखिए एक इस तरह किया जाता है और एक इस तरह से किया जाता है। यानी आप जब किसी चीज को संक्षेप में लिखने की जरूरत होती है, महत्वपूर्ण लिखने की जरूरत होती है, तो आप इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए इसे हम इन्वर्टेड कामा भी कह सकते हैं, ये चीज़ें आपको पता है। आगे कहा जा रहा है किसी भी उक्ति या किसी भी पुस्तक को के मूल वाक्य को उद्धृत करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यानी समास शब्द का अर्थ है। जैसे अगर पूछा जाए समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो आप कहेंगे संक्षेप होता है। संक्षेप का प्रयोग तो आप इस तरह से कर नहीं सकते, आप ऐसे डैश लगाएंगे, डैश के बीच में लिख देंगे, सॉरी कॉमा लगाएंगे, कॉमा के बीच में लिख देंगे। ये आपके जब भी आप परीक्षा में इस तरह के वाक्य को लिखते हैं तो एग्जामिनर का दिमाग फटाक से उसी पर जाता है, हाँ बच्चा सही लिखा हुआ है। ठीक, और आपको जितने नंबर रहते हैं वो नंबर दे के चला जाता है। ये सारी चीजें आप समझ पा रहे हैं। आगे आपसे कहा जा रहा है, देखिए पिताजी ने कहा हमें मन लगाकर काम करना चाहिए। यानी इसमें भी कहा जा रहा है पिताजी ने कहा था हमें मन लगाकर काम करना चाहिए। देखिए यह कहीं ना कहीं आपकी परीक्षा की दृष्टि से सारे वाक्य महत्वपूर्ण हैं, आप इसे अच्छे से पढ़ते हुए चलेंगे, चूंकि आपको अपर लेवल तक यह विराम चिन्ह देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे आपसे कहा जा रहा है विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह का प्रयोग आप कहाँ करते हैं? विवरण चिन्ह आप देख पा रहे हैं, सिंबल उसका लगा है। किसी विषय अथवा बातों को समझाने के लिए अथवा निर्देशक के लिए विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, वाच्य के 3 भेद हैं, कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य और भाववाच्य। देखिए यहाँ लगा कि नहीं लगा? आप कहेंगे लगा है। इस तरह का प्रयोग आए दिन जब भी आप वाक्य लिखते रहते हैं तो इस तरह का प्रयोग आप करते रहते हैं। ठीक है, ये चीजें आपको समझ में आ रही हैं। सिंबल को आप समझते हुए चलेंगे, सिंबल आपके लिए महत्वपूर्ण है। चलिए आगे आपके बीच में कोष्ठक का प्रयोग। कोष्ठक का प्रयोग आए दिन आप करते होंगे। ठीक है, कोष्ठक का प्रयोग कहाँ होता है? देखिए आपके बीच में आ रहा है कोष्ठक, वाक्य से संबंधित ऐसी जानकारी जिसे अलग से देना हो वहां हम कोष्ठक का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे अगर आपको लग रहा है जैसे आपको अलग जानकारी देना है तो आप कहते हैं भैया इसे आप ब्रैकेट में लिख दीजिए। ब्रैकेट में लिखने के बाद कुछ लोग अंडरलाइन वगैरह भी कर देते हैं, हालांकि अगर इंपॉर्टेंट चीजें हैं तो कर देना चाहिए, कोई गलत नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आप जो है कोष्ठक में कर दिए तब भी वह आपके लिए उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना कि आप अंडरलाइन करते हैं। ठीक है, यानी आपसे स्पष्ट कहा जा रहा है वाक्य से संबंधित किसी जानकारी को अलग करने के लिए कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है। 11 नंबर में आप देखेंगे लाघव या संक्षेपवाचक एक जीरो का चिन्ह होता है। लाघव का अर्थ है छोटा, किसी बड़े शब्द को संक्षेप में लिखकर उसके प्रथम अक्षर के सामने शून्य लगा दिया जाता है। जैसे अगर आज आप देखे होंगे, ठीक है, जैसे अगर हमें डॉक्टर लिखना होता है, ठीक है, डॉक्टर लिखना होता है तो डॉक्टर ड लिखने के बाद हम जो है एक बिंदी लगा देते हैं, वह चीजें लोग समझ जाते हैं कि यह डॉक्टर लिखा हुआ है। ठीक है,
इस तरह से तमाम चीज़ें आपके बीच में आती हैं। मास्टर अगर आपको लिखना है तो मास्टर वैसे लोग लिखते हैं, लेकिन अगर माँ लिख के आप लगा देते हैं तब भी आप जो है समझ जाते हैं। जैसे अगर आपको मिस्टर लिखना है, ठीक है, मिस्टर लिखना है तो आप MR लिखकर आप मिस्टर एक बिंदी रख देते हैं तो आपको समझ आ जाता है कि यह चीज़ें मिस्टर ही लिखी गई हैं। ठीक, उम्मीद करते हैं कि बातें आप सभी को समझ में आई होंगी। अब इसका प्रयोग आप कहाँ करते हैं, थोड़ा सा और देखने का प्रयास करेंगे। देखिए इसका प्रयोग हम कहाँ करेंगे, आपके समक्ष लगा हुआ है। जैसे हमें अगर उत्तर प्रदेश लिखना हुआ, ठीक है, उत्तर प्रदेश अगर हमें लिखना होता है तो हम उत्तर प्रदेश इस तरह से ना लिख करके हम सिर्फ और सिर्फ इस तरह से उत्तर प्रदेश लिख देते हैं। यह हमारा, ये अगर ऐसे ही सिंबल का प्रयोग हम कर दें तो लोग समझ जाते हैं कि भैया यह उत्तर प्रदेश ही लिखा है। जैसे अगर आपके बीच में आ रहा है, देखिए अगर हमें डॉक्टर लिखना है, हमने आपसे बताया कि डॉक्टर ड लिखने के बाद आप लोग समझ जाते हैं कि यह डॉक्टर लिखा है। अगर आपको प्रोफेसर भी लिखना होता है तब भी आप समझ जाते हैं कि बाबू यह प्रोफेसर लिखा है, आप इस तरह से कर दीजिए, लोग समझ जाते हैं कि यह प्रोफेसर लिखा है। तो इसी को हम क्या कह सकते हैं, आपके बीच में इसी को हम कह सकते हैं जो है लाघव या संक्षेप वाचक चिन्ह। ठीक है, अब लास्ट में हम बात करते हैं हंसपद या त्रुटिपूरक। जैसे जब आप किसी भी शब्द को लिख रहे हैं और उस शब्द को लिखते समय कोई चीज उसमें छूट जा रहा है तो आप इस तरह से प्रयोग करके वहां लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से प्रयोग करके लिख सकते हैं और आपने लिखा भी होगा, यह चीजें पता है। आगे कहा जा रहा है कुछ लिखते समय यदि बीच में विषय वस्तु का अंश कुछ छूट जाता है तो ऐसी स्थिति में छूटे हुए अंश के स्थान पर हंसपद लगाकर लिख दिया जाता है। जैसे आपसे कहा राम ने रावण वध किया, जैसे यहाँ क का प्रयोग तो हमने छोड़ दिया। ठीक है, क का प्रयोग हमने छोड़ दिया। अब क के प्रयोग को छोड़ने से पहले इसका अर्थ अनर्थ हो गया कि नहीं हुआ? ठीक है, आप कहेंगे हो गया। हमने हंसपद या त्रुटिपूरक चिन्ह लगाकर का प्रयोग हमने ऊपर कर दिया तो वाक्य पूरा हुआ कि नहीं हुआ? आप इस तरह से कर सकते हैं, कोई भी एग्जामिनर आपका गलत नहीं काट सकता। लेकिन जो सिंबल जहां लगना चाहिए बाबू वह सिंबल वहां होना चाहिए। ठीक है, पता लगा हंसपद की जगह आप कुछ और लगा दे रहे हैं। कुछ लोग होते क्या हैं, हंसपद हमेशा ऊपर लगाया जाता है, यह चीज ध्यान रखिएगा। कुछ लोग करते क्या है, ऐसे कर सॉरी देखिए जैसे यहाँ आपके बीच में हमने कहा हंसपद का ऊपर लगाया जाता है, कुछ लोग कर देते ऐसे करके और यहाँ लिख देते हैं। अगर इस तरह से आप लिख देते ये गलत हो जाता है। तो कभी भी आप हंसपद या त्रुटिपूरक का प्रयोग करेंगे तो बाबू हमेशा वो ऊपर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि बातें आप सभी को समझ में आई होंगी। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। PDF की जरूरत पड़ती है तो लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मामूली से शुल्क पेमेंट करके आप जो है इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक्स, धन्यवाद।